आज की कहानी है बंगाल के चंदरगोना क्षेत्र की, जहां पर शौकत हाशमी साहब ने इस भयानक मैन ईटर लेपर्ड से अपने दोस्त का बदला लिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। मगरमच्छ का शिकार किए हुए मुश्किल से 15-20 दिन ही बीते थे कि चिटागोंग से मौलाना खुर्शीद अहमद साहब का एक खत अनवर मियां के नाम आया। बाकी बातों के साथ एक ऐसी खबर लिखी थी जिसने हम सबको हिला कर रख दिया। चंद्रगोना के माजिद मियां को एक लेपर्ड ने फाड़ डाला था और मौलाना साहब इसी वजह से चिटागोंग से सीधा चंद्रगोना जा रहे थे। खत का जवाब अब चंद्रगोना के पता पर भेजना था। माजिद मियां मौलाना साहब के एक पुरानी मुरीद थे, जो हर साल अपने व्यापार के सिलसिले में कलकत्ता आते और मौलाना साहब के ही पास ठहरते। जब वो नहीं आ पाते, मौलाना साहब खुद अजमेरीगंज से सिलहट, ढाका, खुलना और चिटागोंग के रास्ते अपनी मुरीदों से मिलते जुलते और फिर चंद्रगोना पहुंच जाते। माजिद मियां रंग में काले, तंदुरुस्त और पूरी तरह से कुव्वत से भरे हुए आदमी थे। नमाज भी पाबंदी से पढ़ते और रोज़ाना कसरत भी करते। जब भी वो कलकत्ता में होते तो मस्जिद हाफिज जमालुद्दीन साहब के हुजरे में मेरा उनसे शक्ति परीक्षण होता। मैं उम्र में उनसे काफ़ी छोटा था, लेकिन बचपन से खेल कूद और स्पोर्ट्स का दीवाना, इसलिए जी जान लगाकर मुकाबला करता। माजिद मियां बहुत खुश होते और सबके सामने मेरे इस शौक की तारीफ करते। जब उनके लेपर्ड के हाथ मरने की खबर मिली तो जैसे दिल पर एक छुरी सी चल गई। काफी देर तक मैं सन्नाटे में बैठा रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने फैसला किया, मैं चंद्रगोना जाऊंगा और चाहे जो हो, माजिद मियां का बदला उस लेपर्ड से लेकर ही लौटूंगा। उसी शाम मैंने सफ़र की तैयारी की और अजमेरीगंज से रवाना हो गया। तीसरे दिन सुबह सवेरे मैं चिटागोंग पहुंच गया। वहां से मौलाना साहब के एक और मुरीद शमशुद्दीन मियां की जीप से कालू घाट तक सफ़र किया। कालू घाट पर चंद्रगोना जाने वाला स्टीमर बिल्कुल तैयार खड़ा था। शाम के करीब 4 बजे तक स्टीमर ने मुझे चंद्रगोना उतार दिया। चंद्रगोना पहुंचकर माजिद मियां के घर पर ही मौलाना साहब से मुलाकात हुई। मुझे देखकर वो हैरान रह गए और जब मैंने कहा कि मैं लेपर्ड को धूल चटाने का इरादा लेकर आया हूं, तो वो घबरा गए। बहुत समझाया, बहुत रोका। उनका कहना था कि मैं अभी बच्चा हूं, लेपर्ड के शिकार के काबिल नहीं। चंद्रगोना में माजिद मियां की मौत की जो सच्ची कहानी पता चली, वो कुछ यूं थी। माजिद मियां किसी काम के सिलसिले में स्टीमर से कप्ताई गए हुए थे। वहां से उनके कुछ दोस्त जीप पर वापस चिटागोंग लौट रहे थे। काम निपटाकर माजिद मियां भी जीप में बैठ गए। कप्ताई और चंद्रगोना के बीच एक बिल्कुल कच्ची, घूमती मुड़ती पतली सी सड़क चलती है, जो कर्णफुली नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चिटागोंग तक जाती है। ये रास्ता जंगलों, नालों और पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इसी सड़क पर एक जगह पार्टी के एक आदमी को नेचर्स कॉल की ज़रूरत महसूस हुई। जीप रुकवाई गई। जंगल के बीचों बीच सन्नाटा था। वो आदमी जीप से उतरा। सामने कुछ कदम दूर एक ढीली सी ढलान थी, जिसके नीचे एक नाले पर लकड़ी का छोटा सा पुल बना था। जिस आदमी ने जंगल के बीच नेचर्स कॉल के लिए जीप से उतरना था, वो जैसे ही दोस्तों की नज़रों से ओझल हुआ, धीरे धीरे ढालान से नीचे उस लकड़ी के पुराने पुल की ओर चल दिया। कुछ ही पल गुजरे होंगे, अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख हवा को चीरते हुए उठी। माजिद मियां, जो उस पूरी पार्टी में सबसे ताकतवर और हिम्मत वाले इंसान थे, चीख सुनते ही जीप का हिस्सा पकड़कर तेजी से दौड़ पड़े। बाकी लोग भी उनके पीछे भागे। ढालान उतरकर जब सब नीचे पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर उनके पांव थर गए। एक लेपर्ड उस आदमी का बाजू जकड़कर उसे घसीटते हुए पुल पर ले जा रहा था।
बेचारा आदमी शायद लेपर्ड को देखते ही या उसके पहले झटके के बाद ही बेहोश हो चुका था, इसलिए उसमें कोई जद्दोजहद नजर नहीं आ रही थी। उसकी पंठ घुटनों तक सरक आई थी और लेपर्ड उसकी बाजू को अपने दांतों में दबाकर खींच रहा था। माजिद मियां ने पूरी ताकत से एक नारा लगाया और बिजली की तरह लेपर्ड की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने जीप का हिस्सा जोर से उठाकर लेपर्ड के पीठ पर दे मारा। लेपर्ड ने अपना पहला शिकार तुरंत छोड़ दिया और एक दहला देने वाले गुर्राहट के साथ सीधा माजिद मियां पर पलटा। उसका तेजी से आना इतना हिला देने वाला था कि पार्टी के दूसरे आदमी डर के मारे चीखते हुए जीप से 1 मील दूर तक भाग गए। जंगल की हवा उस वक्त सिर्फ लेपर्ड की दहाड़ और पत्तों की सरसराहट से कांप रही थी। इस रास्ते के पिछले जंगल में सरकारी ठेकेदार के साथ करीबन 10-12 मजदूर पेड़ काट रहे थे। उन्होंने चीख सुनते ही अपने डंडे और कुल्हाड़ियां उठा लीं और भागकर पुल की ओर आए। जब सब पुल के पास पहुंच रहे थे, दूर से ही नजर आया लेपर्ड माजिद मियां की लाश पर बैठा हुआ था और उसे चबा रहा था। इन लोगों को देखते ही लेपर्ड खड़ा हुआ, फिर एक छलांग में पुल के नीचे नाले में कूदकर घने जंगल में गायब हो गया। पास जाकर मालूम हुआ पहला शिकार अभी भी जिंदा था, मगर बेहोश और खून में डूबा हुआ, और माजिद मियां वहां खुले आसमान के नीचे बिखरी हुई लाश की सूरत में पड़े थे। लेपर्ड ने अपने नाखूनों और दांतों से उनका पूरा जिस्म चीर दिया था। उनका पेट फटा हुआ था, आंतों के टुकड़े पुल पर इधर उधर बिखरे गए थे। बाजू और राणों का मांस गायब था, पसलियों की हड्डी चूरा चूरा होकर चारों ओर बिखरी हुई थी। मगर एक चीज ने सबको सन्ना कर दिया, जीप का हिस्सा। वो लोहा जिससे उन्होंने लेपर्ड पर वार किया था, अब भी उनकी मुट्ठी में मजबूती से दबा हुआ था। जंगल का वो मंजर देखकर हर किसी की हिम्मत टूट गई। बहुत मुश्किल से माजिद मियां की लाश के टुकड़ों को एक चादर में लपेटकर चंद्रगोना लाया गया। पहला शिकार जो बेहोश पड़ा था, उसे रात ही चिटगांग हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां 3 दिन तक बेहोशी में रहने के बाद उसका भी स्थानांतरण हो गया। मौलाना साहब चाहकर भी मुझे रोक नहीं पाए। सुबह सवेरे ही मैंने माजिद मियां के एक दोस्त की जीप ली और तन्हा ही चंद्रगोना से कपटाई के लिए निकल पड़ा। उन्होंने मजबूरी के लहजे में मेरे हाथ एक थर्मस थमाई जो चाय से भरा था, और एक टिफिन जिसमें पराठे और कुछ सूखी तली हुई मछली के टुकड़े थे। पर हैरत की बात यह थी कि पूरी चंद्रगोना में एक भी आदमी मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। माजिद मियां की हालत देखकर लोग इतने दहशतज़दा थे कि हर चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। लोग बस मुझे छुप छुप कर देखते, लेकिन किसी में साथ चलने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ माजिद मियां का छोटा भाई था जो उनके कब्र तक मेरे साथ गया। हम दोनों ने उनके कब्र पर फातिहा पढ़ी। वहां से वापस लौटकर मैंने उससे अलविदा कहा और फिर चुपचाप अपने दिल में एक कसम लेकर जंगल की ओर बढ़ गया। बदला लेना था, और अब रास्ता कोई भी हो, मैं वापस मुड़ने वाला नहीं था। मीलों तक सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। दाएं दिशा में कर्नाफली नदी पर कभी कभी कोई मछेरा अपनी कश्ती चलाता हुआ नजर आ जाता, लेकिन बाएं दिशा में दूर दूर तक सिर्फ वीरानी ही वीरानी थी। कहीं कहीं खेतों में तैयार फसल खड़ी दिख जाती, पर एक भी इंसान का निशान तक नहीं मिलता था। एक मोड़ पर एक छोटा सा झोपड़ा दिखाई दिया। मैंने जीप रोककर आवाज लगाई, मगर वो भी खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रगोना से लेकर कपटाई तक जमीन पर इंसानी जिंदगी का नामो निशान ही मिट चुका हो। जीप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। भरी हुई राइफल मेरी बगल वाली खाली सीट पर रखी थी। एक पहाड़ी मोड़ पार करने के बाद मुझे कर्नफली के दूसरे किनारे पर गहरे रंग के कपड़े पहने कुछ बुद्ध भिक्षु दिखाई दिए। वो सुपारी के ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े थे, सीधा मेरी ओर देखते हुए। मैंने जीप रोककर हाथ हिलाया, पर वो पत्थर के बेजान पुतलों की तरह खामोश खड़े रहे और बस मुझे घूरते रहे।
हालबंद वाले हादसे के बाद मैं पहला मुसाफिर था जो इस रास्ते से तन्हा गुजर रहा था। थोड़ी देर रुककर चाय का एक गरम प्याला पिया और फिर जीप दोबारा स्टार्ट कर दी। बताए गए निशानों के मुताबिक अब वो पुल नज़दीक ही था जहां लेपर्ड ने मजीद मियाँ को मार डाला था। अगला मोड़ काटते ही एक ठंडी दहशत की लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। अपने होश संभालने के लिए मैंने जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। पिया मिलन को जाना, हाँ हाँ पिया मिलन को जाना, पायल को बांध के उठी चुप नांध के, धीरे धीरे दबे दबे पाँव को उठाना, हाँ हाँ पिया मिलन को जाना। गाते गाते एक पल को महसूस हुआ, ये गाना तो बिल्कुल मेरी हालत जैसा ही है। अगर पिया किसी झड़ी के पीछे छुप कर खड़ा हो और अचानक सामने आ जाए तो? ऐसे सोचकर सीने में सरसराहट सी दौड़ गई। तभी लगा बेहतर होगा कि शोर मचाने के बजाय धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ना चाहिए। मैंने गाना बंद कर दिया, लेकिन अंदर की हलचल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हाथ लरज रहे थे। चारों ओर हवा में अजीब सी बेचैनी थी, एक अनजानी सी दहशत, जैसे कोई ना दिखने वाली निगाह मेरे आसपास फिसल रही हो। अब सड़क और नदी के बीच एक घना जंगल आ गया था, जिसमें हर पेड़, हर झाड़ी ऐसे खड़ी थी जैसे किसी डर से चिढ़कर जम सी गई हो। बाएं दिशा में हरे भरे ऊंचे ऊंचे टीले फैले हुए थे, जिनके ऊपर अनेक जंगली फूल खिले पड़े थे। सड़क सांप की तरह लहराती, घूमती, कभी जंगल के बीचों बीच घुस जाती, कभी टीलों की ढाल के बिल्कुल नीचे से निकलती हुई आगे बढ़ रही थी। 1 मील के पत्थर पर तीरों के निशान बने थे, जिनके साथ कप्ताई और चिटागोंग के फासले लिखे थे। उस निशान पर पहुंचकर मैंने जीप रोक दी, क्योंकि अगले मोड़ के तुरंत बाद वही खूनी पुल आने वाला था। उस पुल पर चढ़ने से पहले मुझे अपने होश व हवास को संभालना था। मैंने थर्मस खोला और चाय के 2-3 घूंट भर पी लिए। एक सिगरेट जलाई और जीप के पास खड़े होकर चारों ओर देखने लगा। हवा बिल्कुल थमी हुई थी। दाएं दिशा में पेड़ों के घने झुंड के नीचे कर्नाफली नदी का पानी पिघली हुई चांदी की तरह चमक रहा था। बाएं दिशा में टीलों पर फूल हल्की हल्की हवा से झूम रहे थे, और सामने उस मोड़ के पार वही खूनी पुल था जहां एक बहादुर आदमी ने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए लेपर्ड से पंजा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी और अपनी जिंदगी के आखिरी कठिन लम्हे वहीं सहे थे। एक अजीब सी सरसराहट दिल में उठी। ऐसा महसूस हुआ जैसे मजीद मियाँ की रूह मेरे आसपास मौजूद हो, जैसे वो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कह रही हो, शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज तुम्हें मेरा इंतकाम लेना है। हिम्मत से काम लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये आवाज जैसे दिल के कानों में गूंज उठी। धीरे धीरे मेरा सांस शांत होने लगा। हाथों की घबराहट, जो अभी कुछ वक्त पहले तक बर्फ की तरह थरथरा रही थी, वो सब शांत होने लगी। दिल जो किसी अनजाने डर से भाग रहा था, एकदम मजबूत हो गया। मैं जीप की सीट पर बैठ गया, राइफल को अपनी गोद में ठीक से जमाया, एक गहरी सांस ली और जीप को स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता उस खूनी पुल की ओर बढ़ने लगा। मोड़ का कोना पार होते ही नीचे की ढलान तेजी से खुलने लगी और वो खूनी पुल का जंगला सामने दिखाई देने लगा। मैं पूरी तरह चौकन्ना था, हर दिशा को बड़ी बारीक नज़र से देखते हुए। तभी मैंने जीप का इंजन बंद कर दिया। जीप बिल्कुल बिना आवाज़ के धीरे धीरे पुल की ओर फिसलती चली गई और फिर लकड़ी के पुराने तख्ते आते ही हल्का सा झटका लगा। मेरा एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरा राइफल के कंधे पर टिका हुआ। तख्ते जीप के वगन से खड़खड़ाने लगे, जैसे हर तख्ता अपना बोझ बर्दाश्त करने से घबरा रहा हो।
फिर अचानक घनी झाड़ियों के बीच किसी जानवर ने जोर की झपट लगाई और पुल के नीचे बने पुराने गड्ढे में कूद गया। ये लेपर्ड बिल्कुल नहीं था, कुछ और था, शायद जंगली बिल्ली या कोई लोमड़ी जैसा छोटा जानवर। उस झटके ने थोड़ी देर के लिए सांस रोक दी। पुल के बीच पहुंचकर मैंने जीप रोक दी, राइफल दोनों हाथों में कस के पकड़ी और नीचे उतर आया। तख्ते को एक एक करके देखने लगा, हर कोना, हर दरार। मुझे लग रहा था कि हो सकता है यहाँ अब भी मजीद मियाँ के खून के निशान मिल जाएं, लेकिन तख्ते बिल्कुल साफ थे। पिछले हफ्ते की तेज बारिश ने उन पर से हर निशान मिटा दिया था। मैं बहुत ही संभल कर आगे बढ़ता रहा। पुल पार करके मैं उस जगह तक पहुंच गया जहां मजीद मियाँ के साथियों ने अपनी जीप रोकी थी। फिर मैं उससे भी आगे निकल गया। इस ओर की ढलान खत्म हो रही थी और दोनों ओर लंबे लंबे पेड़ों का घना जंगल फैला हुआ था। एक जगह रुककर मैंने फिर चारों ओर नजर डाली। तभी अचानक मेरे पीछे से एक मध्यम सी गुर्राहट सुनाई दी। मैं बिजली की तरह पलट गया। पीछे कुछ नहीं, सिर्फ घनी झाड़ियां हवा में हिल रही थीं और सूखे पत्ते शाखाओं से टूट टूट कर जमीन पर गिर रहे थे। मैं कुछ लम्हों तक उस ओर तकता रहा, फिर धीरे धीरे वापस जीप की ओर चल पड़ा। जीप में बैठकर मैंने राइफल गोद में रखी, इंजन स्टार्ट किया और एक्सीलेटर दबाते ही पूरी रफ्तार से आधा पुल और वो पुरानी ढलान पार कर ली। ऊपर आसमान में काले बादल घने होने लगे थे, हवा में नमी भर चुकी थी। एहसास हो रहा था बारिश अब किसी भी पल टपक पड़ेगी। मैं जीप को बिना रुके तेज दौड़ाने लगा। जंगल का हिस्सा खत्म होते ही सड़क फिर कर्नाफुली के किनारे से जुड़ गई। थोड़ी दूर जाने पर मुझे लकड़ी से बने कुछ बड़े बड़े मकान दिखाई दिए। करीब जाने पर पता चला ये कप्ताई का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है और उसके आसपास स्टाफ क्वार्टर्स बने हुए हैं। बंगलों की सीढ़ियों पर एक नौजवान बैठा हुआ था। मुझे देखते ही सीधा खड़ा हो गया। मैंने जीप रोकी, उसने मदद की और मैं जीप की छत उतारकर बंगलों के बरामदे तक आ गया। आराम वाली कुर्सी पर बैठने के बाद जब मैंने पूछा तो पता चला कि वो यहाँ का चौकीदार है और पिछले क्वार्टर में अपने परिवार के साथ रहता है। मैंने उसे अपना टिफ़िन दिया, कहा घर से गर्म करवा के ले आए। वो गया ही था कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। खाने के बाद मैं कुछ देर के लिए कमरे में जाकर लेट गया। लगभग 1 घंटे बाद जब मेरी आँख खुली तो बारिश रुक चुकी थी और आसमान बिल्कुल साफ हो गया था। थर्मस में बची हुई आखिरी चाय का कप पिया और फिर बाहर आ गया। चौकीदार की मदद से जीप की छत दोबारा लगाई, फिर जीप घुमाकर वापस चंद्रगोना वाली राह पर रवाना हो गया। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के लगभग 4 मील दूर घने जंगल की हद दोबारा शुरू हो जाती है। मैं जंगल के बाहर सड़क पर जीप रोककर उतर आया, राइफल हाथों में कस के पकड़ी और फिर पैदल आगे बढ़ गया। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झिलमिल कर नीचे गिर रही थी। बारिश की बूंदों ने पत्तों को मोतियों की तरह चमका रखा था। हवा में एक अजीब सी नमी थी, एक मीठी सी गंध जो बारिश के बाद मिट्टी से उठती है। मैंने राइफल को बगल में दबा दिया, नाल को बाजू के साथ नीचे झुकाया और बिना फिक्र दिखाते हुए सीधी सड़क पर सीधा चलता रहा। हल्की सी सीटी बजा के अपने जज्बात हल्का करने की कोशिश की, जैसे कोई आम मुसाफिर हूं। जंगल के अंदर कुछ दूर जाने के बाद मुझे दाएं दिशा में एक पुरानी सी पगडंडी नजर आई। जाने क्यों, बिना सोचे समझे मैंने सड़क छोड़ दी और उस पगडंडी पर मुड़ गया। दोनों ओर घनी झाड़ियां, नीचे पानी से भरे छोटे छोटे गड्ढे और बीच में सिर्फ एक पतली सी राह। पगडंडी बिल्कुल नागिन की तरह टेढ़ी मेढ़ी जंगल के बीच गुजर रही थी। तभी अचानक मेरे बाईं ओर एक लंगूर की चीख। एक लंगूर जोर की आवाज से चिल्लाया, फिर एक पेड़ से कूदकर मेरे सामने से पगडंडी पार करता हुआ दाईं ओर के पेड़ों पर चढ़ गया। मैं उस ओर घूर कर देख ही रहा था कि अचानक मेरे सामने वाले पेड़ पर कौवे काएं काएं करने लगे। एकदम पंख मारते हुए और काएं काएं करते हुए वो भी दाईं ओर उड़ गए। उस पल तक मैं कोई अनुभवी शिकारी नहीं था, लेकिन जंगल का यह सारा हंगामा एक ही बात बता रहा था, खतरा करीब है। लेपर्ड के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था, बहुत ही मक्कार, बिल्कुल खूंखार।
अपने शिकार का मीलों तक चुपचाप पीछा करता रहता है और जब मौका मिले एकदम से बिना आवाज़ के पीछे से ऐसा हमला करता है कि सबसे पहले अपने तीखे नाखून से शिकार का पेट फाड़ देता है। मैंने राइफल और मजबूती से पकड़ी और कुछ कदम आगे बढ़ता हुआ दाएं बाएं झाड़ियों को गौर से देखने लगा। एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचकर मैंने तुरंत दिशा बदली और बाईं ओर एक छोटे से टीले पर चढ़ गया। मिट्टी गीली थी, पांव अंदर धंस रहे थे, लेकिन मैं जोर लगाकर टीले की चोटी तक पहुंच ही गया। ऊपर खड़े होते ही मैंने उस दिशा में नजर डाली जहां से लंगूर चिल्लाया था। कुछ पल तक कुछ नहीं दिखा, फिर अचानक मुझे झाड़ियां हिलती हुई दिखाई दी। अगले ही लम्हे एक भारी जिस्म की छोटी सी झलक मिली। ये लेपर्ड था। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वो पगडंडी के साथ साथ झाड़ियों की पट्टी से छुपा हुआ बिल्कुल चुपचाप मेरा पीछा कर रहा था। अब हालत ये थी कि मैं टीले की ऊंचाई पर खड़ा था और मुझसे सिर्फ कुछ फुट नीचे घनी झाड़ियों में वो लेपर्ड बिल्कुल मेरे सामने मौजूद था। जंगल का सारा सन्नाटा बस एक चीज कह रहा था, अब असली मुकाबला शुरू होने वाला है। झाड़ियों की पत्ती से मुझे उस लेपर्ड की हर हरकत साफ दिख रही थी, लेकिन मैं ज्यादा देर तक उसकी ओर घूर कर नहीं देख सकता था। अगर मैं जरा भी ज्यादा तैयारी दिखाता तो वो तुरंत समझ जाता कि शिकार मैं हूं और शिकारी वो। मैंने दिल को सख्त करके अपनी पीठ लेपर्ड की दिशा में कर ली और एकदम से टिल्ले की ढलान से नीचे की ओर भाग गया। नीचे पहुंचते ही मैंने एक लंबी छलांग लगाई, एक छोटा गड्ढा पार किया और एक बड़ी झाड़ी में घुसकर चुप गया। इस वक्त मेरे होश पूरी तेजी से काम कर रहे थे। वो होना वाला पल आ गया था जिसका मैं सुबह से इंतजार कर रहा था। मैंने लेपर्ड को ये दिखाने की पूरी कोशिश की थी कि मैं उसे देखकर डरा हुआ भाग निकला हूं, ताकि वो निश्चिंत होकर पीछा करे। राइफल को घुटनों पर रखा, जेब से शिकारी चाकू निकाला, खोला और अपने सामने रख दिया। एक जंगली जानवर के साथ आमना सामना लड़ाई का मतलब होता है जिंदा बचने की एक ही उम्मीद, हर पल होशियार रहना। फिर मैंने राइफल को दोबारा हाथों में लिया और बहुत धीरे, बहुत संभलते हुए झाड़ियों से अपना सर ऊपर उठाया। मेरी सांसों का ताल रुक गया। बिल्कुल सामने, ज्यादा से ज्यादा 10 फुट के फासले पर वो लेपर्ड झाड़ी में खड़ा था और उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल तप रहा था। उसकी आंखों का अंधेरा ऐसी शिद्दत से मेरी आंखों से टकराया कि जैसे पूरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। मैंने राइफल की नाल ऊपर उठाई और उसी पल उसने अपना डरावना खूंखार मुंह पूरा खोल दिया, जिसे देखकर कोई भी इंसान अपने होश खो दे, और वो बस झपटने ही वाला था। मैंने उसके माथे का निशाना लिया और गोली चला दी। धाड़! लेपर्ड पलटकर गिरा। घंटी जैसी गुरगुराहट उसके गले से निकली। फिर लंबे घास पर 2 गोल गोल उल्टे मारे और अगले ही लम्हे वो फिर से खड़ा हो गया और पूरे जुनून से मेरी ओर झपटा। मैंने फिर से उसके सर का निशाना लिया, दूसरी गोली चलाई और इस बार वो पूरी ताकत से गिरा और धीमा पड़ते हुए ज़मीन पर गिर गया। जज्बे और सुकून का अजीब सा तूफान मेरे अंदर भर गया। मैं एकदम खड़ा हो गया और तेज़ी से उसकी ओर बढ़ा। लेपर्ड घास पर तड़प रहा था। एक बार उसने सर उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में खून का लाल रंग चमक रहा था। मैंने राइफल की नाल उसकी ओर उठाई और एक के बाद एक 3 गोलियां और चलाकर उस जंगल के शिकारी को हमेशा की नींद सुला दिया। फिर अजीब सी बेचैनी में, गुस्से और सुकून के बीच अटके हुए, मैंने उसकी ठंडी खून से सनी लाश को 2-3 जोर की ठोकरें मारी और जब मैं थोड़ा संभला तो उस पर बैठकर लंबे लंबे सुट्टा भरने लगा। जंगल में सिर्फ 2 चीज़ें बची थी, मेरी सांस और वो सन्नाटा जो एक जंगली मुकाबले के ख़त्म होने के बाद पैदा होता है।